हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी ये हमने प्रॉपरली कर लिया है। बेसिक रूल्स, उसकी कैलकुलेशन, इनपुट टैक्स का क्लेम, ये सब हमने डिस्कस करा। आई होप आपकी अगर कोई रिस्पेक्टिव क्वेरी रही है तो आपने उसको साथ साथ क्लियर करा है। दूसरे चैप्टर पर हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, और जैसा कि मैंने शायद पहले भी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि दो टॉपिक, आईटीसी और सप्लाई, ठीक है, ये दो अगर आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो बाकी किसी भी कंटेंट में एज सच आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़ बाकी सारे के सारे छोटे भी हैं और आसान भी हैं। जो थोड़े से लेंथ, आसान तो ये भी है, बस थोड़े से लेंथी हैं, थोड़े से प्रोविजंस हमें यहाँ पर जो थोड़े ज्यादा पढ़ने हैं। ओके, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों हम टॉपिक आज अपना शुरू करेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ 3-4 रिलेवेंट चीजें हैं, ठीक है, वो पहले बताना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम वापस अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले कंटेंट पर आएंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको यहां पर फिलहाल अभी साइड कर दे रहा हूं और जरा समझते हैं इसको प्रॉपरली। 2-3 चीजें। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब तो आपको देखो क्लियर ही है, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करा है कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर सेलर है, उसका नाम हमने एक्स रख लिया, उसने सामान जो है वो परचेज करा, सामान जो है वो परचेज करा। परचेज को दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जीएसटी की भाषा में इनवर्ड सप्लाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनवर्ड सप्लाई। सामान आपने खरीदा, ओके, और परचेज करा। इस पर इन्होंने जो प्राइस पे करा वो तो किया ही, साथ ही इन्होंने इस पर सीजीएसटी और जो एसजीएसटी आपका पे करा है, मैं एज्यूम कर लेता हूं वो 100 रुपए करा है। क्लियर भाई? डन। उसके बाद फिर इन्होंने इस सामान को जो बनाया है, मतलब उसको बेचा फर्दर, उसने आगे क्या करा? उसको सेल करा। ओके, इसको दोस्तों बोला जाता है, आप याद रखिएगा, आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोला जाएगा इसको? आउटवर्ड सप्लाई के नाम से इसको हम कहेंगे, जानेंगे, ठीक है। इस पर अब सीधी सी बात है, उन्होंने सेल करा है, सामान बेचा होगा, तो जिसने खरीदा है उससे अपना प्राइस तो कवर करा ही करा होगा, उससे टैक्स भी लिया होगा जो फर्दर आगे गवर्नमेंट को जमा कराना है। ओके, तो सीजीएसटी मान लीजिए पे हुआ है 150 रुपए, ठीक है। एसजीएसटी मान लीजिए पे हुआ है ये भी 150 रुपए, तो टोटल कितना पे करना बनता है? 300। यहां पर कितना? ऑलरेडी 200 गया था। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये जो 200 रुपए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास पहुंच चुके होंगे किसी और के थ्रू, या आप पे कर चुके हो, तो उसको माइनस करके हमें नेट 100 रुपए दे दीजिए, है ना। ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं प्लस क्लास में। और ये जो दोस्तों ये 200 रुपए जो आप यहां पे देख रहे हो, यही क्या होता है? यही होता है आपका आईटीसी, यानी के इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स, इनवर्ड सप्लाई, इनपुट बाय करते टाइम आपने जो टैक्स पे करा था उसका क्रेडिट आपको मिल जाना, उसका बेनिफिट आपको मिल जाना, दैट इज व्हाट आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये तो हो गई सीधी सी बात है इसकी मीनिंग कि ये आपका एक्चुअल में होता क्या है। मैं यहां पर आपको कुछ और कंसेप्ट जो है नॉलेज के तौर पर यहां पर बताना चाहता हूं, और इसमें मैं रिटर्न के बारे में आपको बताऊंगा, रिटर्न के बारे में बताऊंगा। रिटर्न जो हम जब भरते हैं, फिल करते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हो गई, जैसे जीएसटी रिटर्न हो गई। रिटर्न में भी क्यों बता रहा हूँ, रिटर्न चैप्टर हमारा आगे आने वाला है, लेकिन मैं जीएसटी में दोस्तों एक चीज है कि जीएसटी एक तरह से अगर हम बात करें ना, इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने के बाद, इंट्रोडक्शन चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद जीएसटी एक सर्कल है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ऐसे बंद हो रहा, प्रॉपर सर्कल है। और सर्कल की स्पेशलिटी क्या होती है आपको नहीं पता है, शुरू कहां से हो रहा है, सर्कल शुरू कहां से हो रहा है आप ये नहीं बता सकते। यहां तो बता दिया आपने, बट एक लॉजिकली बात अगर मैं बोलूं कि सर्कल स्टार्ट कहां से हो नहीं पता, तो जीएसटी का सिलेबस ना एक सर्कल है, कहीं से भी शुरू कर लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी पढ़ लो, सब चलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको एक ही बारे में पढ़ लो, एक बारी में कंप्लीट कर लो, आपको समझ आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको जो मेहनत है वो 2-3 बारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो हमारा टॉपिक है आईटीसी, इनपुट टैक्स, उसमें एक दो कॉन्सेप्ट ना, एक दो वर्ड हमारा रिटर्न का भी आएगा। जीएसटी रिटर्न जो जमा करनी पड़ती है हमें गवर्नमेंट को, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के हाँ हमने टैक्स जमा कर दिया है, हमें अपना टैक्स का क्रेडिट चाहिए, तो उसका लॉजिक आएगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ आपको पहले ही बता दूं, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको जान गए तो डेफिनेटली बढ़िया रहेगा ये आपके लिए, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे जरा। एग्जाम्पल में दोस्तों दो लोग होंगे,
एक है हम, मतलब मैं आपके यानी कि विनीत सर, और एक होंगे आप, ठीक है जी, आप, ओके। और ये जो एग्जाम्पल आपका बनेगा दैट इज सेंटर्ड टू यू, ये आपको फोकस रख के बनाया गया है, ये आपको फोकस रख के बनाया गया है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको सेल करी, मैंने आपको सेल करी, तो मेरे लिए ये सेल है और आपके लिए ये परचेज है, क्लियर भाई। मेरे लिए ये आउटवर्ड सप्लाई है, आपके लिए ये इनवर्ड सप्लाई है, क्लियर। अभी पेन वैन साइड रख दो, कुछ बनाने की जरूरत है, तसल्ली से सीट पर अपना क्या कमर टेक कर आराम से बैठो, ओके। सेल परचेज आपका ये आ गया। अब मैंने जो ट्रांजैक्शन हुई है ये, इसमें जो सीजीएसटी था, इसमें जो, इसको थोड़ा पतला करें, हाँ भाई, इसमें जो सीजीएसटी था बिल्कुल सिंपल मानते हैं, 100 रुपए मानते हैं, और जो एसजीएसटी था वो भी 100 रुपए था, क्लियर भाई। और आपकी जो इनवर्ट सप्लाई है वो हो गई, ठीक है भाई, दैट्स इट। जैसे आपने मुझसे खरीदा है, जैसे आपने मुझसे खरीदा है, ठीक उसी तरीके से आपने और बहुत सारे सप्लायर से अपना सामान खरीदा होगा, एक अकेले मुझसे नहीं खरीदा आपने, और अपनी जो एसेसरीज हैं, जो मशीनरीज हैं, बहुत लोगों से खरीदी होगी, और उनको भी रिस्पेक्टिव अपना सीजीएसटी एसजीएसटी पे करा होगा, क्लियर भाई, डन, यहां तक समझ आ गया, ओके। अब ऑब्वियसली फिर आप क्या करोगे, अब आपने ये सामान जो है वो बना लिया, सामान जो है बना लिया, तैयार कर लिया, और आपने भी फिर फर्दर आगे इसी को कंज्यूमर को, होलसेलर को बेचा, आपने इसमें सेल कर दी, सीजीएसटी एसजीएसटी मान लीजिए 120, ठीक है, और बहुत सारी करी होंगी सेल आपने, मैंने एक एग्जांपल लिया बस यहां पे, क्लियर। अब तो देखो, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके, मैंने बोला ना आपके सेंटर्स के हिसाब से होगा सर, हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो गया। यहां पर 120 240 टोटल हो गया, 200 रुपए में पे कर रखे थे हमने, 240 माइनस क्या नाम है 200, और 40 रुपए हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ये बनता है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, आप ये 100 रुपए घटा सकते हो, आप ये 100 रुपए घटा सकते हो, क्लियर। ये अधिकार, ये 240 में से ये 200 रुपए आप घटा सकते हो, ये अधिकार आपको मिला कैसे, ये कब लागू होगा? गवर्नमेंट आपको कह रही है 200 रुपए माइनस कर दो, 200 रुपए माइनस कर दो, क्लियर, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्रेडिट ले लो, क्यों? क्योंकि ये 200 रुपए आप मुझे पे कर चुके हो, और गवर्नमेंट को मैंने जमा करा दिए होंगे 200 रुपए, गवर्नमेंट को 200 रुपए मैंने जमा करा दिए होंगे। आपको कैसे पता मैंने जमा करा दिए? गवर्नमेंट ने बोला ठीक है क्रेडिट तुम्हारा बनता है, 200 रुपए का बनता है, ठीक है, लेकिन ये 200 रुपए मेरे पास तक तो पहुंचे, मैंने गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाया, मैंने गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवाया, तो कहां से आपको क्रेडिट मिल जाएगा? कहां से आपको क्रेडिट मिल जाएगा? तो यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए ही गवर्नमेंट ने जो हमारा जीएसटी है ना, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, एक हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसमें इस्तेमाल करी गई है, सॉफ्टवेयर हमारे बहुत बढ़िया है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अभी आ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी देखा जाए तो अभी बच्चा ही तो है, अभी 4-5 साल का ही तो है, 4-5 साल का इस साल होगा, 5 साल का, 4 साल का होगा इस साल अभी, ठीक है, बच्चा ही तो है, अभी 2017 में ही तो आया था, तो अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो सीख रहा है चलना, तो कुछ ना कुछ चेंजेस हमें इसमें आते भी रहते हैं, बट यस इट इज मेनली डिपेंड ऑन दी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, ये पूरी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब इस समस्या का जो मतलब सुलझाया कैसे जाए, इसको ठीक कैसे करा जाए, होता क्या, ध्यान दो दोस्तों, एवरी सप्लायर जिसने सामान बेचा है, मैं भी और आप भी, कौन? मैं भी और आप भी, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, मैं भी और आप भी GSTR1 फिल करते हैं, GSTR1 फिल करेंगे, मैं अपनी भरूंगा, आप अपनी भरोगे, मैं अपने अकाउंट से लॉगिन करके भरूंगा, आप अपने अकाउंट से लॉगिन करके भरोगे, और GSTR1 में
मैं दिखाऊंगा अपनी सारी की सारी, मैं दिखाऊंगा अपनी सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई। क्या दिखाऊंगा? सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई। आप भी क्या दिखाओगे? जो आपने बेचा होगा, यहां पे जिस जिसको बेचा है, आपने किसको बेचा, कितना बेचा, क्या अमाउंट था, वगैरह वगैरह, उसकी सब प्रॉपरली डिटेल आप जीएसटीआर 1 में भरोगे, आप अपनी में सेल भरोगे। अब ध्यान दो, ध्यान दो, समझो बात को। जब मैंने ये जीएसटीआर 1 भरी, जब मैंने जीएसटीआर 1 भरी और उसमें एंट्री करी कि मैंने ए को, ए कौन हो? आप हो, सामान बेचा है, सामान बेचा है, और 100 प्लस 100 रुपीज एज अ टैक्स कलेक्ट करे हैं, ये मैं किस में भरूंगा? अपनी जीएसटीआर 1 में। किस में भरूंगा? अपनी जीएसटीआर 1 में। दोस्तों, जैसे ही मैं यहां पर जीएसटीआर 1 में आपकी डिटेल डालूंगा, ये वाला अमाउंट ऑटोमेटिकली आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नहीं भरेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में, आपके लॉगिन आईडी में GSTR 2A, अब बंद, 2 पहले चलती थी, बंद हो गई, अब 2A, उसका नया वर्जन निकाल दिया। GSTR 2A में अपने आप ये 200 रुपए शो हो जाएंगे, 200 रुपए शो हो जाए। कब? जब मैं भरूंगा। आपने अपनी जीएसटीआर भर दी, बोल दिया कि मैंने 240 रुपए कलेक्ट करे हैं, मैं भरूंगा, लेकिन मुझे 200 रुपए का क्रेडिट चाहिए। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता तब तक जब तक मैं नहीं भर देता अपने अकाउंट में। मैं जीएसटीआर 1 भरूंगा तो तब जाकर आपके ये जीएसटीआर 2A में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होंगे। ठीक उसी तरीके से आपने जिसको बेचा था, आपने जीएसटीआर 1 भरी, ऑटोमेटिकली यहां पर, ये यहां से इधर जाके जो भी बंदा होगा, जो भी उसका नाम होगा, उसके जीएसटीआर 2A में क्रेडिट हो जाएगा। और तब, क्योंकि जीएसटीआर 2A में शो करेगा, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारा। अच्छा जी, अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत इसमें यह है कि मैंने तो भर दिया, बाकी बहुत सारे, जैसे मैंने बोला था ना, बहुत सारे दोस्त थे जहां से आपने सामान खरीदा था, सबने नहीं भरा, सबने नहीं भरा, कुछ ने भरा। आपने 5 लोगों से सामान खरीदा था, 4 लोगों ने जीएसटीआर 1 भर दी, उन चारों का अमाउंट आपके इस 200 रुपए में ऐड हो जाएगा, 200 रुपए में ऐड हो जाएगा, जो भी था। एक का नहीं हुआ, अभी भी एक का नहीं हुआ। क्लियर? राइट? तो दोस्तों, 13 तारीख, हर महीने की 13 तारीख एक डेडलाइन होती है। 13 तारीख तक आपके जितने भी सप्लायर थे, मैं, वो दोनों, 3, चारों जो भी थे, 13 तारीख तक वो जो भी अमाउंट जमा करेंगे अपनी अपनी जीएसटीआर 1 में, आपके नाम से, अपनी जीएसटीआर 1 में आपके नाम से, आपके जीएसटी नंबर से, वो ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो जाएंगे। 13 तारीख को इनका टोटल हो जाता है, 13 तारीख को इनका टोटल हो जाता है, और 2A कन्वर्ट हो जाती है 2B में, ये टोटल हो जाता है, और इस अमाउंट का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है? जीएसटीआर ए क्या है? जीएसटीआर तो इकट्ठा कर रही है, आन दो। जब वो आ गए टोटल 13 तारीख, चलो भाई बंद करो और थमा दो किसको? जीएसटीआर 2B को। और जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, सीधी सी बात है, वो आपका क्या नाम है, टोटल उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। ये बेसिकली प्रोसेस होता है। ठीक है? अब आपके सामने समस्या आएगी, सर मैंने तो सामान खरीदा था 5 से, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से 4 ने जमा कर दिया, क्रेडिट मिल गया, इस 5वें का, इस अंगूठे का मैं क्या करूं? इस कमबख्त ने जीएसटीआर 1 नहीं भरी, मुझे तो क्रेडिट चाहिए था ना, मुझे तो क्रेडिट चाहिए था, मैं क्या करूं? मेरे को कम मिला क्रेडिट। दोस्तों, ये जीएसटीआर 2A बनाई ही इसलिए गई है। जीएसटीआर 2A आप अकाउंट में अपने लॉगिन, फेसबुक की लॉगिन करते हो, बैठे रहते हो, ऐसे ही जीएसटीआर अपने जीएसटी नंबर से जब लॉगिन करोगे तो आप देखते रहोगे 1 तारीख, 2 तारीख कौन कौन जमा कर रहा है, कौन कौन जमा कर रहा है। 10 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, अरे इस 4 ने जमा करा दिया, इस 5वें ने जमा नहीं कराया।
इसे पकड़ो। पकड़ो मतलब फोन घुमाओ के भैया क्रेडिट चाहिए, जीएसटीआर 2A में अभी तक शो नहीं हो रहा। इसीलिए ही जीएसटीआर 2A बनाई गई है कि कोई छूटे ना, कोई छूटे ना, सीधी सी बात है। पकड़ो इसको, ध्यान पता चल गया ना। जीएसटीआर 2A ने क्या, 5 लोग थे, एक ने नहीं जमा कराया। अरे यार किसने जमा नहीं कराया, किसके घर जाएं, किसको बोलें? अरे भाई इतना परेशान होने वाली बात क्या है? 2A बनाई इसलिए गई है, उसमें देखो किस किस की क्रेडिट हो गई, जिसकी नहीं होगी इमीडिएटली उसे पकड़ो, बोलो कि भाई जमा करा, 13 तारीख आने वाली है, हमें क्रेडिट लेना है। गॉट इट? दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। अच्छा इसमें एक चीज और बताता हूं, चलो मान लो ये ट्रांजैक्शन आपकी हुई जनवरी में, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन जनवरी में हुई थी, और जनवरी के बाद जनवरी की सारी रिटर्न्स जो है फरवरी में भरी जाती है, ठीक है। फरवरी में भी ट्रांजैक्शन होगी, फरवरी की सारी रिटर्न मार्च में भरी जाएंगी, ये प्रोसेस चलता रहता है। मान लो मैं रिटर्न हर महीने नहीं भरता, मान लो मैं रिटर्न हर महीने नहीं भरता, क्लियर, मैं क्वार्टरली भरता हूं। कुछ प्रोविजन है जिसमें क्वार्टरली रिटर्न भरी जाती है, वो क्या है वो भी आगे चल के हम देखेंगे, क्लियर, लेकिन मैं क्वार्टरली भरता हूं, ठीक है। तो मैं क्वार्टरली भरता हूं तो मैं जनवरी में नहीं भरूंगा, मार्च के बाद भरूंगा, जनवरी फरवरी मार्च की एक साथ में अप्रैल में भरूंगा, क्लियर। फरवरी महीना चल रहा है, अब मैंने तो नहीं भरी है, ठीक है। ये 200 रुपए क्रेडिट नहीं हुए होंगे, है ना, लेकिन आप जो हो वो हर महीने रिटर्न भरते हो, आप बड़े सप्लायर हो, आप हर महीने रिटर्न भरते हो। अब फरवरी आ गई, 10 तारीख आ गई, आपने देखा किस किस ने जमा करा दिया, किसने हमारा जो 2A में किस किस के नाम से क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरा नाम नहीं दिखा आपको। कह रहे विनीत जी ने अभी तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी क्या, हमें क्रेडिट लेना है भाई, हैं अभी तक कब भरेंगे? 10 तारीख हो गई, आपने मुझे फोन किया, सीधी सी बात है, मैंने बता दिया जी ठीक है, मैंने सामान बेचा, मैं क्वार्टरली बेसिस वाला हूं, मैं अप्रैल में जाके भरूंगा, मैं जो है वो अप्रैल में जाके भरूंगा, अभी थोड़ी ना भर दूंगा। तो सीधी सी बात है, जब मैं अप्रैल में भरूंगा ना तब ये अमाउंट यहां पर क्रेडिट होगा। तो जरूरी नहीं है कि अगले महीने ही क्रेडिट हो, जब मैंने जमा कराई, ठीक है, उसी टाइम पर ये आपका अप्रैल में मिल जाएगा क्रेडिट आपको, इसको क्लियर। हालांकि इसका एक तरीका और होता है, मैं अगर हर महीने रिटर्न नहीं भर रहा, क्वार्टरली भर रहा हूं, तो एक फॉर्म होता है IFF, अगर मैं वो जमा करा दूं ना कि भाई 200 रुपए का सामान इनको भेजा था तो इनको फरवरी में ही क्रेडिट मिल जाएगा। ये अलग अलग जरिए हैं, पर वो अभी मैं नहीं बताना चाहता, वो बहुत डेप्थ हो जाएगा। मैंने ये जो आपको थोड़ा प्रोसेस बताया वो बेसिकली रिटर्न हमारी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से हमारा टैक्स रिटर्न जो है फाइलिंग हो रही है, वो बताना जरूरी था, क्योंकि आईटीसी आपको तभी मिल पाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिल पाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको वही मिल पाएगा जो 2B में होगा, जो 2B में होगा, और वो कब मिल पाएगा? जब पहले वाला अपनी रिटर्न जो है वो फिल करेगा। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी इस कंटेंट पर हम आते हैं जरा। चलिए वापस आ जाते हैं, चलो शुरू करें कंटेंट। हमने बेसिक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला समझ लिया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई बहुत जरूरी चीज है, जैसा कि आप अभी तक एग्जाम्पल के थ्रू समझ ही गए होंगे। कौन खामखा सारा का सारा अमाउंट सेल का भरता फरेगा, है ना? जो सामान परचेज करा है उस पर जो टैक्स पे करा उसे माइनस करने की परमिशन दो। ओके, तो बहुत जरूरी चीज है, और ये चीज हम अलाउड करेंगे, ये चीज हम अलाउड करेंगे तभी तो जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, वो कास्केडिंग को मतलब सीधी सी बात है रोकेंगे। वो मतलब कहने का मतलब टैक्स की चोरी नहीं होगी, एक फेयर टैक्स जमा होगा, ओवरलैपिंग खत्म होगी, बेनिफिट मिलेगा उसका। साथ ही अच्छा इनपुट टैक्स जो है क्रेडिट जो किसका मिलता है, देखो वो हर तरह का मिलता है। आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, उसका और अमाउंट पे करा, ऑब्वियसली टैक्स का पे करा, उसका क्रेडिट मिलेगा। आपने रॉ मटेरियल कोई सर्विसेज ली, सफाई की सर्विसेज, लेबोरियस सर्विसेज, उसमें आपने अमाउंट पे करा, जीएसटी पे करा, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। आप कोई मशीन खरीदते हो, मशीन खरीदी, उस पर जीएसटी पे करा, उसका भी क्रेडिट मिलेगा। तो हर प्रकार से सीधी सी बात है, हर तरह की जो वैल्यू आप खरीद रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आपका कुछ डेफिनेशन पर आ जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर।
बेसिक मालूम होना चाहिए, है तो वैसे आसान ही। सबसे पहले जैसे कैपिटल गुड्स की बात करी गई है सेक्शन 2 में, तो सारी होती हैं सब सेक्शन आपका, हाँ बस हमें याद करना चाहिए। कैपिटल गुड्स का 19 अपना सी स्टार्टिंग वाला वर्ड आ रहा है। तो कैपिटल गुड्स बेसिकली नॉर्मल वही जो हमारे मशीनरीज वगैरह होती हैं, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इन शॉर्ट जिसका अमाउंट कैपिटलाइज करा गया हो, ठीक है, हमारे बुक्स में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और सीधी सी बात कैपिटलाइज तो कर लिया, उसका इस्तेमाल बिजनेस के दौरान एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज, बिजनेस के बढ़ावे की एक्टिविटीज में ही होना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर? ऐसा नहीं कि अपनी पर्सनल एसेट है उसका आपने क्लेम कर लिया, नहीं। इनपुट सिंपल एक तरह से अदर देन रॉ मटेरियल जो होते हैं, अदर देन कैपिटल गुड्स जो होते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, और ये भी अपने बिजनेस के लिए यूज हो रहे हो। इनपुट सर्विसेज, कोई भी बेनिफिट आप बिजनेस, कोई चाय वाला है आपको सर्विसेज दे रहा है, वो भी होगा, और सीधी सी बात है ये भी अपने बिजनेस के लिए आपने इस्तेमाल करा हो। इनपुट टैक्स, मुद्दा आता है इनपुट टैक्स का, हमें इसी का ही तो क्रेडिट लेना है। ये जो इनपुट टैक्स है हमें इसी का तो क्रेडिट लेना है। तो इनपुट टैक्स में क्या क्या आएगा? जीएसटी से संबंधित जो भी कुछ आपने पे करा होगा, हर प्रकार का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, किसी भी प्रकार का जो भी पे कर रहे थे ना अभी आप, वो 100 रुपये, 2 रुपये, पिछला क्वेश्चन जो हमने पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चंस वगैरह हमने करे, तो वो जो भी होगा सारा का सारा वो इनपुट टैक्स ही होता है जिसका हमें क्रेडिट लेना है, ठीक है। इवन अभी कस्टम आपका फाइनल में होगा, जब फाइनल में आओगे मैं तब आपको पढ़ाऊंगा, तो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है ना उस पर भी आपका आईजीएसटी लगता है, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, उसका भी क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, बीसीडी, बीसीडी बोले तो बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी वो नहीं आएगी, वो इंक्लूड, उसका क्रेडिट नहीं मिलता, वो अलग लॉ हो गया ना, उससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो टैक्स पेएबल आपने सीधी सी बात है जो सीजीएसटी आपने पे करा इंक्लूडिंग आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, छोड़िए उसको। आईजीएसटी में जो पे करा, यूटीजीएसटी में पे करा, उसका भी क्रेडिट आपको मिलेगा, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, ठीक है। कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर अगर आपने कोई टैक्स वगैरह पे करा है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन लेवी क्या आती है, छोड़ो, मैंने बोला ना सर्कल है, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा सब आपको। आउटपुट टैक्स, यस, जो हम बाहर वालों को पे करते हैं, इसलिए मैं भी एक बहुत डेप्थ में हर एक वर्ड में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अदरवाइज। इनवर्ट सप्लाई अभी मैंने बताया था आपको, खरीदारी के टाइम पे जो है। जीरो रेटेड सप्लाई, सीधी सी बात है, जीरो रेटेड सप्लाई जो जीएसटी में 0% की कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, उनका जो टैक्स रेट है वो 0 है। दो ही चीजें, दो मेन चीजें इसके अंदर आती हैं। एक है आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, अरे जो ईओ यूज होते हैं, वो आपके जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आते हैं। रीजन बीइंग एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को क्या नाम है इंक्रीज करने के लिए 0% कैटेगरी में रखा गया। एंड यस, दूसरा वाला हमारा SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो हमने सप्लाई वगैरह करी है, तो वो भी दोनों डेवलपमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सिंपल से डेफिनेशन आप देखेंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ओके। हाँ, प्लांट एंड में इसको रीड करेंगे बस आप, ठीक है जी। मैं आता हूं मुद्दे पर। कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये है जी हमारी पहली मेजर हेडिंग, पहली मेन हेडिंग। चैप्टर 4 पार्ट में क्लासीफाई है, सिंपल। अभी तक तो हमने ऐसे ही करा। एक तो हम ये पढ़ेंगे कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक तो हम ये पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट अगली क्लास में, मतलब अगली क्लास क्या, जो भी मतलब अगला हेडिंग होगी। एक हम पढ़ेंगे रिवर्सल ऑफ आपका इनपुट टैक्स, और फिर मिसलेनियस छोटे मोटे टॉपिक। 4 पार्ट में डिवाइड है। मेन इसमें 2 हैं, एक तो आज जो हम पढ़ लेंगे, मेन तो क्या मतलब आसानी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और एक हमारा जो रिवर्सल है, ठीक है। हेडिंग है हमारी इन कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस परिस्थिति में, किन किन कंडीशंस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, क्या सभी को मिलेगा, आसानी से मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, आइए जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंटेंट हम बाद में पढ़ेंगे, मैं आपको पहले सिंपल से एक बारी फ्लो चार्ट के तहत बता देता हूं, ठीक है। आईटीसी ध्यान दो दोस्तों, आईटीसी क्लेम करने की जब बात हो रही है, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की बात हो रही है, तो बिल्कुल सिंपल से 2 सेक्शन हमें याद रखने हैं। सेक्शन 16 के अंदर है इसके बारे में,
कि किसको मिलेगा। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। क्लियर जी, ये दो सिंपल से। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 बिल्कुल सिंपल सी लाइन में ये कहता है कि जो भी कोई व्यक्ति कंडीशंस, नहीं कंडीशन से पहले वर्ड है कि जो भी कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है जीएसटी के अंदर, मतलब उसने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, हर कोई नहीं जीएसटी का क्रेडिट ले सकता, उसने रजिस्ट्रेशन तो करवाया हो जीएसटी के अंदर अपना है। आदमी ऐसी मूंगफली वाला गोलगप्पे वाला घूम रहा है, हाँ जी मेरे को जीएसटी दे दो, ऐसा थोड़ी ना होगा है, मेरा बिल जीएसटी लगेगा, ऐसे नहीं। जीएसटी कब लगेगा, जब आपने ऑब्वियसली प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो पहले तो आईटीसी लेने के लिए रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है जीएसटी एक्ट के अंदर, और दूसरा आपको प्रिस्क्राइब कंडीशंस को पूरा करना है, आपको प्रिस्क्राइब कंडीशंस को पूरा करना है, जो जो कंडीशंस बोली गई हैं उनको पूरा करना है। अब वो कंडीशंस कौन सी हैं दोस्तों, वो सारी कंडीशन 16(2) में लिखी हुई है, 16(2) में लिखी हुई है। क्या, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान। सेक्शन 16 सबसेक्शन ए, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और उसके ए, बी, सी और डी करके 4 पॉइंट, 4 अलग अलग पॉइंट, बिल्कुल सिंपल से। मेन इसमें ए है, मेन इसमें ए है। आइए इधर आते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है आपका ए, वो बता रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन की बातें। वो किसकी, डॉक्यूमेंटेशन की बातें। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का पोजेशन आपके पास होना चाहिए। भाई प्रूफ तो हो ना कि आपको आईटीसी चाहिए, कैसे ही हवा में नहीं ना, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। आपका क्या है, आपके पास क्या रसीदें हैं, आपके पास क्या कंट्रोल है, आपके क्या वाउचर्स हैं, आपके पास जो भी कुछ है, समथिंग कुछ भी चलेगा जो आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रख सके। तो ये तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा। डॉक्यूमेंटेशन में फर्दर दोस्तों रूल 36(1), रूल 36(2), रूल 36(3) और रूल 36(4), ये ए पार्ट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये 4 रूल हैं। ये 4 रूल दोस्तों बिल्कुल सिंपल हैं। जो 36(1) है वही कहता है किसको, पोजेशन को, वही बात करता है किसकी, पोजेशन की, कि आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स का जो एक तरह से पोजेशन है, आपके वाउचर्स, आपके टैक्स इनवॉइसेस, उसके आपके पास पोजेशन होना चाहिए। पहली चीज, बेसिक सी चीज, अभी डेप्थ में तो हम जा ही रहे हैं उसमें। रूल 36(2) क्या कहता है, डिटेल्स की बात करता है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब है कि ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका पोजेशन है, आपके पास अपने टैक्स इनवॉइस हैं, लेकिन टैक्स इनवॉइस खाली इतना कि उसमें लिखा हुआ है सामान बेचा ए को इतने का, दैट्स इट, खत्म। नहीं भाई, ऐसा नहीं। उस आपके टैक्स इनवॉइस में प्रॉपर डिटेल हो, सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू ये थी, जीएसटी का टैक्स रेट इतना था, जीएसटी कलेक्टेड इतना था, जिसको बेचा है उसका जीएसटी नंबर प्रॉपरली मेंशन्ड होना चाहिए, हार्मोनाइज सिंक्रोनाइज नंबर जो है एचएसएन जिसको कहते हैं वो प्रॉपरली होना चाहिए। ये छोटी मोटी डिटेल, मतलब कहने का कि अगर आप पोजेशन है ठीक है, और उस पोजेशन वाले गुड को अगर आप देखोगे तो सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, कुछ बात उसमें अटकनी नहीं चाहिए कि यार कुछ रह गया थोड़ा बहुत सामान हमारा, ये नहीं होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद रूल 36(3) की अगर हम बात करते हैं, वो कहता है कि अगर किसी वाउचर, कोई पर्टिकुलर वाउचर आपका फ्रॉड की कैटेगरी में आया है, उस पर फ्रॉड का केस चल रहा है कि भाई ये इसमें कुछ डेटा गलत है या फर्जी बनाया है, जो भी है, उसका क्रेडिट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो बिल्कुल सिंपल सी बात यहां पर क्लियर कर रहा है आपका ए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अपने पास हो, डिटेल पूरी हो, क्लियर, और अगर वो फ्रॉड से रिलेटेड होगा तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंड रूल 36(4)A जिसको लेकर हमने स्टार्टिंग में अपना थोड़ी ये डिस्कशन करी थी, ठीक है, वो आपका रूल 36(4)A में है। वो ये कहता है कि आप जो क्रेडिट लोगे वो आपका GSTR 2A में जो इकट्ठा हुआ है आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, आप उसका क्रेडिट ले सकते हो, दैट इज अलाउएबल। जो रूल 36 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंटेंट बताया था ना, वो बेसिकली क्रेडिट लेने के लिए इस रूल में कवर होता है GSTR 2A में। ठीक है जी। हाँ, इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। वो ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वही बात कर लेते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था अपना, कि आपने 5 लोगों से क्या नाम है क्रेडिट सामान जो खरीदा था। अब आपने उनको जो पे करा है टैक्स, उसका इनपुट टैक्स जो आपका, उसका क्रेडिट आपको मिलना चाहिए। 4 लोगों का जिन्होंने GSTR 1 फाइल कर दी थी, आपके 2A में शो कर रहा था, उनका टोटल जो जमा क्रेडिट था, मान लो वो 10,000 रुपए था। ठीक है, मुझे और 3 अलग लोगों को टोटल कितना 10,000 रुपए था। आपने भी यही तो पे करा होता, आपने उनको यही तो पे करा होगा। जो 5वें वाला है ना, जिसने जमा नहीं कराया, उसका अमाउंट 8,000 रुपए का है और उसने अभी तक वो जमा नहीं कराया, GSTR 1 फाइल नहीं करी, तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपके लिए समस्या आ गई कि यार ये मेरे को क्रेडिट लेना था, पैसे जमा कराने पड़ेंगे खामखा। तो देखो, इसका सिंपल सा जो बात है वो ये है, जो रूल 36(4) परमिट करता है, वो कहते हैं जी अगर ऐसे इशू आ रहे हैं ना, तो जितना क्रेडिट ये आपने जमा कराया है 10,000 रुपए, इसका 10% और ऐड कर लो इसी का, इसमें इसका 10% और ऐड कर लो, 11,000 रुपए, ये आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। वैसे ठीक है, समझ आ गया। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट यहां पर दे दिया। बट ऑन पर्सनल बेसिस मैं आपको बताऊं तो हम इस चीज़ को ना मतलब मना करते हैं कि मत लिया करो, बड़ी दिक्कत होती है यार। बाद में इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसकी ट्रैकिंग है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। तो ठीक है, इस महीने नहीं मिला, अगले महीने मिल जाएगा। सो वी सजेस्ट ऑन आर बेसिस के 10,000 का ही लेना चाहिए। अदरवाइज द लिमिट इज 10% कह रहा हूँ, 100% जो मतलब क्रेडिट हुआ है उसी का लेना चाहिए। उससे वो 10% वाला बेनिफिट अवॉइड करो, अदरवाइज वो फिर दिक्कत क्रिएट करता है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा आ गया। तो ये जो पहला वाला पॉइंट आपने जो है, सीधी सी बात है, आपने देखा। उसके बाद जो बी पॉइंट है वो कहता है गुड्स एंड सर्विसेज का पोजेशन। गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए आपने क्रेडिट मिला, उसका पोजेशन भी आपके पास आ गया हो, ठीक है। टैक्स पेड, टैक्स जमा करा दिया गया हो गवर्नमेंट को। रिटर्न एक्चुअली क्या है, जब आप अकाउंट में अपना लॉगिन करते हैं तो वहां पर आप टैक्स पहले जमा करा देते हो गवर्नमेंट को, और उसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग होती है, ठीक है, कई केसेस में। तो टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करा दिया गया हो, क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें एक पॉइंट और था, डी ए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसीप्ट हो गया आपका, उसके बाद टैक्स पेड हो गया। हाँ, रिटर्न आपने फर्निश करी हो, रिटर्न फर्निश आपने कर दी हो। कौन सी रिटर्न? वही GSTR 1 अपनी फाइल कर दी हो, ठीक है, तब आपकी जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो आपकी लागू होगी। क्लियर जी। तो ये दोस्तों, ये एक सिंपल सा एक चार्ट हमारा, भाई किसको भी समझने के लिए है ना, आसानी से 16(1), 16(2), इसके चार्ट पार्ट, इसके फर्दर 4 पार्ट, ये बना लो, आसानी से याद हो जाएगा। इसमें सच कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, शॉर्ट में, है ना। इसमें रजिस्ट्रेशन हो और उसने कंडीशन फुलफिल करी हो, कंडीशन कौन सी, ये वाली, दैट्स इट, बात खत्म अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो वही चीजें सारी की सारी अपनी हमारी यहाँ पर लिखी हुई हैं दोस्तों। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है, 16, हाँ जी, आ जाओ, क्या कहती है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, RP इज एंटाइटल्ड टू टेक, ठीक है, अपना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो ले सकता है, विच आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा, सिर्फ उन्हीं चीजों का क्रेडिट लेगा जिसका वो अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अमाउंट उसका वो है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट हो चुका हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में
आ चुका हो, तो ये कौन है? ये वही तो है, 2A तो है, ये जो इसकी लेजर बनी हुई है ना, हर जीएसटी नंबर का अपने अकाउंट होता है, तो वो जो 2A इसका कॉलम है उसमें अमाउंट आ चुका हो तभी मिलेगा। टैक्स पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नो आईटीसी। अपने पर्सनल यूज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका कोई भी आपको एसेट नहीं मिले, उसका सॉरी कोई भी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 16(1) की बात हो गई। उसके बाद आगे आपका ये आ जाता है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। अब ये सेक्शन कौन सा सेक्शन पर आपको ध्यान देना है? सेक्शन 16(2)(a), सेक्शन 16(2)(a। रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव इनवॉइस और डेबिट नोट, जो भी उसका कंट्रोल है, इशूड बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर और सच अदर प्रिस्क्राइब्ड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन। याद रखिएगा, ठीक है, यही बात थी रूल 1 में, मतलब 36(1) में यही बात थी, पोजेशन अपने पास होना चाहिए। रूल 2 बेसिक सी बात है, जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर आपका रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। ठीक है, सारी डिटेल होनी चाहिए, और जो फ्रॉड में चलेगा रूल 3 के हिसाब से उसको आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, वो 110% वाली बात मैंने आपको नॉलेज के तौर पर बताई। बी क्या कहता है? बी क्या कहता है? रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपका रजिस्टर्ड पर्सन जो है गुड्स को रिसीव कर चुका हो, गुड्स को रिसीव कर चुका हो। बिल टू शिप टू, ये क्या है? गुड्स। इफ गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट on the direction of the buyer before during movement of goods, it shall be deemed that registered person had received the goods. Services, if the services are provided by the supplier to any person on the direction of an account of registered person, it shall be deemed that registered person has received the services. कुछ दिक्कत थी? ये लिखने की जरूरत भी थी क्या हमें? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैंने आपको सामान बेचा था, ठीक है, वी ने ए को सामान बेचा था, आपने बोला जी यहां मेरे पास मत भेजना, वो मेरा कुछ फैक्ट्री वाला है, कोई और कलेक्ट कर लेगा, एजेंट है वगैरह, बी को पहुंचा देना। मैंने वहां पहुंचा दिया, सो इट इज डीम्ड कि आपको रिसीव हो चुके हैं। ये नहीं कि मतलब आपके हाथ में नहीं आए थे, ऐसा नहीं, वो आप ही का माना जाएगा। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप इसको रीड कर, चलो हम साथ साथ ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है आपका। हाँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। सी में वही पॉइंट आ गया कि गवर्नमेंट को आपका रिसीव हो चुका हो, और सीधी सी बात है फाइलिंग। और डी में क्या आ जाता है कि आपने जो फाइलिंग है अपने रजिस्टर रिटर्न्स की वो करी हो, रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ये पढ़ेंगे अभी, तो रिटर्न वाला चैप्टर जैसा कि मैंने बोला पूरा चक्कर है वो हम पढ़ेंगे। इस पॉइंट पर अभी बाद में आते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स जो हमारे हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? A is a trader who placed an order on B for a consignment of soda ash, जो भी कुछ प्रोडक्ट होगा। A receive a buying order from C for the same quantity of soda ash। तो A ने B को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई ऐसा है, डिलीवर द गुड्स टू C, इन टर्न ही रेज अ इनवॉइस ऑन C। ठीक है जी, और सीधी सी बात है उन्होंने इनवॉइस भी राइज कर दी कि सामान बिक गया। Though the goods are not physically received by the premises of A, यहां पर स्टिल उनको आईटीसी का क्लेम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया ना मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं है, मैंने सी के साथ सी से मेरे को ऑर्डर आ गया, सेम क्वांटिटी है, सीधा वहीं पे पहुंचा दो। ठीक है, इनवॉइस मैं अपना इशू कर दूंगा, सी से मेरी बात होगी, तो सिंपल सा कंटेंट इसमें। क्लियर? ये भी इसका मिलता जुलता पॉइंट, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आई थिंक बेसिक आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। पेमेंट टू सप्लायर, ये पॉइंट है आपका, पेमेंट पॉइंट, पेमेंट टू सप्लायर। इसमें क्या है? सप्लायर, मैंने आपको सामान बेचा, अब हमने इनवॉइसेस वगैरह तो सारे के सारे इशू कर दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक पेमेंट नहीं करी, है। अब उस सिलसिले में क्या होगा? पेमेंट मैंने नहीं करी, जीएसटी मैंने अपनी जेब से जमा करा रखा है ना, दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो छोटा सा केस कि अगर मान लीजिए आपने मुझे पेमेंट नहीं करी तो क्या होगा, ध्यान देंगे जरा। रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल पे एन अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस जीएसटी, जो टोटल वैल्यू थी, कितना? यस एग्जैक्टली याद रखेगा, 180 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जैसे डेट पर इनवॉइस आपका जारी हुआ है, उससे 180 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है
अदरवाइज आप समझ जाओ क्या होगा, अदरवाइज आईटीसी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट। आईटीसी तो सीधी सी बात है, मैंने अपनी जेब से जमा करा दिया था, आपको आईटीसी मिल ही गया होगा ना। आईटीसी अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट यानी कि यू शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। जो आईटीसी का बेनिफिट आपने लिया था वो कैंसिल हो जाएगा, वो एक तरह से आपको पे करना। आईटीसी मिला, बेनिफिट ले लिया ना, वापस दो, आउटपुट टैक्स में उसको ऐड करेंगे और आपसे निकलवाया जाएगा कि भाई आपने पेमेंट कैसे नहीं करी। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट भी लगेगा किस रेट पर, आपका 18% के हिसाब से, फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट टिल डेट ऑफ पेमेंट। मतलब ये समझ लो कि पेमेंट तो करी, पेमेंट तो जो आपने आईटीसी की अवेलमेंट करी थी उस पर आपको क्रेडिट तो देना ही देना है, वापस से आपको पे करना ही करना पड़ेगा। प्लस जो भी अमाउंट था, मान लीजिए 2000 रुपए का था, 2000 रुपए का था, क्लियर। और क्रेडिट लिए हुए 5 महीने हो चुके हैं, कितना, 5 महीने हो चुके हैं, तो भैया 18% 5 महीने के हिसाब से 5/12, ठीक है, जो अमाउंट निकल कर आएगा वो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो टाइम से पेमेंट कर देना 180 दिन के अंदर बकायदा, फिर इंटरेस्ट लगेगा। इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर 180 डेज, हाँ बाद में आप कर दोगे तो तब उसकी फिर क्रेडिट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पार्ट पेमेंट करोगे तो प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। 180 दिन तक अगर कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहले नॉर्मल चलता आ रहा था वही चलेगा। लेकिन 180 दिन हो गए, पेमेंट नहीं करी इनवॉइस की डेट से, ठीक है, इनपुट टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब आंखें खुली आपकी, अरे यार ये दिक्कत हो गई, आईटीसी चला गया, फिर आपने दोस्त को पेमेंट कर दी, मतलब मुझे पेमेंट कर दी, ठीक है, अब क्लेम ले लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये रिपीट हो रहा है हमारा, उसको मतलब कॉन्सिक्वेंस है, दैट्स इट, ये रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं। यस हाँ, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमारा आ जाता है, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट। आप एक क्रेडिट कब तक क्लेम कर सकते हो, ध्यान दो, समझो जरा बात को। देखो हम जानते हैं हमारा जो फाइनेंशियल क्या नाम है आपका ईयर है, वो अप्रैल से मार्च तक होता है, वो अप्रैल से मार्च तक होता है। अप्रैल से मार्च तक, मान लीजिए ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे 2021, ये ईयर है, क्लियर, ये ईयर है 2021 का, क्लियर। अब यहां पर मान लीजिए एक मंथ आया बीच में, अक्टूबर 20, उसमें हमारे पास क्रेडिट था, मान लीजिए 10,000 रुपए का, है ना। तो अक्टूबर 20 का जो क्रेडिट है वो हमें नवंबर में ले लेना चाहिए, है ना, अगले महीने में प्रोविजन यही है। हमने नवंबर में नहीं लिया, मतलब दिसंबर में नहीं लिया कि हम उसको मिसप्लेस हो गया, इनवॉइस हमसे मिसप्लेस हो गई, हम उसको फिल नहीं कर पाए, जिसने क्या नाम है फाइलिंग करनी थी उसने भी नहीं करी, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ ना कुछ चीजें हमारी रह गई, क्लियर। तो नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च भी बीत गया, क्लियर। और हमने क्रेडिट नहीं लिया, दिक्कत वाली बात है। तो क्या अभी भी हमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा? साल खत्म हो गया है, क्या अभी भी हमें उसका क्रेडिट मिल जाएगा? ध्यान देंगे दोस्तों। फिर आएगा ईयर 21-22, फिर आएगा ईयर 21-22, 21-22, क्लियर, 21-22। जब एक ईयर खत्म हो जाता है ना, 2021, उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में आपको एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है, ठीक है। जीएसटीआर 9 होती है वो, बेसिकली मैं आपको बता दूं तो, ठीक है, 9 होती है, यस, वो भरनी पड़ती है। कब? अगले एनुअल, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम पढ़ते हैं कि इस ईयर का पूरी डिटेल आपकी 21-22 में जाएगी, ठीक है, क्लियर। और इस ईयर का एक सितंबर आएगा, सितंबर बोले तो सितंबर 21, ठीक है। और इस मंथ की जो मंथली रिटर्न है
जो मंथली रिटर्न है वो अगले महीने की 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर तक जमा हो जानी चाहिए, जमा हो जानी चाहिए। क्लियर? ये मैंने 21 22 की बात कही। ऐसे इसमें भी सितंबर आया होगा, सितंबर 20, उसकी मंथली रिटर्न हर महीने वाली वो अक्टूबर 20 तक जमा हो जानी चाहिए, नॉर्मल सा प्रोविजन है। लॉ हमारा ये कहता है, टाइम लिमिट ऑफ अवेलिंग क्रेडिट का रूल ये कहता है दोस्तों कि अगर आपका किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई क्रेडिट छूट गया तो वो क्रेडिट आप इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर डेट है उस डेट तक क्लेम कर सकते हो। मतलब साल खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है, साल खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आप लोगों को डेफिनेटली क्रेडिट मिलेगा, कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा। कब तक मिलेगा, कब तक ले सकते हो? जब आप इस 2021 में, इस साल की एनुअल रिटर्न जमा करा रहे हो उस डेट तक क्लेम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उस डेट तक क्लेम कर लेना। लेकिन अगर एनुअल रिटर्न जमा कराने में भी आप देरी दिखा रहे हो तो उस पर्टिकुलर ईयर की सितंबर मंथ की जो मंथली रिटर्न जाएगी, जो अभी के हिसाब से अगर रूल चेंज ना हो तो 20 अक्टूबर है तक ले लेना। एनुअल रिटर्न भरना भूल गए ना, कोई बात नहीं, अक्टूबर तक ले लेना। इन दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी उस डेट तक आप अपना क्रेडिट दोस्तों अवेल कर सकते हो। हाँ ठीक है जी, क्लियर जी, बात समझ में आई नहीं आई? आई होप ये कंटेंट आपको समझ आया। ठीक है, आगे अब जरा बढ़ते हैं। अब जरा जो एडमिसिबल हमारा किस तरीके से हमें क्रेडिट वगैरह कितना क्लेम करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस भी फटाफट से। ठीक है, जो भी हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिसिबल टू एबीसी लिमिटेड वेरियस इनपुट्स परचेज ड्यूरिंग द सितंबर 20। सितंबर मंथ में सीधी सी बात है, परचेज हुआ जो भी, उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, साथ में इसको छोटा कर लेते हैं और जो इसकी इंटरप्रिटेशन है दोस्तों वो हम यहाँ पे साथ में लिख दिया करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है गुड्स परचेज्ड विदाउट इनवॉइस। तो इसका तो जीएसटी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलेगा। और इसके पीछे जो रीजन है वो हम जानते हैं कि एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और उसका ए प्रोविजन सबसे पहला। और उसमें भी आप नहीं, इसमें खाली इनवॉइस ही है ना, ये इतना बहुत है। आईटीसी can't be claimed without पूरा लिखिएगा, पी लिख रहा हूं, पोजेशन ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पीक्यूआर लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय एबीसी लिमिटेड टू पीक्यूआर लिमिटेड, बट सच सप्लाई but tax has not been deposited by PQR Limited। तो यहां पर भी इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और इसके सी प्रोविजन में कि भाई जो टैक्स शुड बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट टू अवेल क्रेडिट लेने के लिए जो हमारा सी प्रोविजन था, आपका क्लॉज सी था, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स, जब भाई गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचेगा तभी गवर्नमेंट क्रेडिट देगी ना, अदरवाइज नहीं देगी। तो इसका भी नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आपका जो गुड है वो फॉर दी कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल होना चाहिए। तो तीसरी इंटरप्रिटेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द गुड्स आर नॉट यूज्ड फॉर द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सो नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड। आगे है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम टीटी लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ टीटी लिमिटेड इज रिसीव्ड इन मंथ ऑफ September 20, बट
द गुड्स वर रिसीव्ड इन मंथ ऑफ अक्टूबर। हम सितंबर 20 की बात कर रहे हैं। सितंबर 20 मंथ के लिए कितना क्रेडिट मिलेगा? यहां पर ठीक है, इनवॉइस तो रेज हो गया लेकिन गुड्स जो हैं वो हमारे रिसीव हुए हैं अगले महीने में, तो इसमें भी दोस्तों क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें फेलियर हमें दिख रहा है क्लॉज बी का, ठीक है, कि रिसीप्ट ऑफ गुड्स नहीं हुआ है तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। ठीक, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। आते हैं लास्ट पॉइंट पर। गुड्स परचेज अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस ऑफ FF Limited, tax has been deposited by the FF Limited. ABC Limited has made payment to FF Limited for such purchase in the month of October. ठीक है, सब कुछ हो गया, बात खत्म, क्लियर। 36, that's it। सिर्फ इतने का आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर पेमेंट तो क्या नाम है अक्टूबर 20 में हुई है। अरे पेमेंट के तो 180 दिन का टाइम है ना। आपने गुड्स रिसीव कर लिए हो, टैक्स इनवॉइस जारी करा हो और गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचा दिया हो, ठीक है, आपस में आप सुलटते रहना। आपस में पेमेंट रिसीव करने का ना करने का टाइम जो है गवर्नमेंट ने 180 दिन का दिया है, 180 दिन के अंदर सेटल कर लेना। सितंबर की बात हो रही है, अक्टूबर में पेमेंट हो गई तो कोई बात नहीं, दैट्स इट। सो पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमें सिर्फ 36,000 का जो क्रेडिट है वो रिसीव होगा। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या नाम है, PQ Limited is engaged in manufacturing of taxable goods. Compute ITC available for the month of October. इसमें अक्टूबर मंथ के लिए निकालना है। इनवर्ट सप्लाई मतलब सामान खरीदा, ठीक है। इनपुट ए GST इस पे 1 लाख रुपए टोटल पे हुआ। वन इनवॉइस ऑन विच GST पेबल वाज ₹10,000 इज मिसिंग। तो दोस्तों इसमें डेफिनेटली GST मिलेगा, एप्लीकेबल होगा, लेकिन सिर्फ 90,000, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और क्लॉज ए के हिसाब से हमारे पास पोजेशन होना चाहिए सारे टैक्स इनवॉइसेस का। जिस टैक्स इनवॉइस का नहीं है उसका नहीं मिलेगा, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। उन इनपुट बी की बात करते हैं। 50,000 रुपए का GST है। इनपुट वर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन द अक्टूबर। ध्यान दोस्तों ध्यान देना, इस वाले पॉइंट पर ध्यान देना। इसमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब भी कभी रिसीट ऑफ द गुड इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमें रिसीव हो जानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, 2 चीजें याद रखें। जब पहली इंस्टॉलमेंट मिली है तब आप क्रेडिट ले लो, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज, जितने इंस्टॉलमेंट मिली है, जितना प्रोडक्ट मिला है उतने का क्रेडिट ले लो, ऐसा भी नहीं होगा। गवर्नमेंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा फंडा है। अगर गुड्स आपको इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहे हैं, तो जिस दिन आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी, तब आप एलिजिबल होंगे, उस मंथ में आप एलिजिबल होंगे टोटल ITC क्लेम करने के लिए। तो इसमें यही स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर टू बी received in installment ITC can be availed when last installment received। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तब आप अपना ITC क्लेम करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स है। XYZ लिमिटेड हैज कैपिटलाइज द कैपिटल गुड्स एट द फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ द GST एज इट विल बी अवेल्ड डेप्रिसिएशन ऑन फुल इनवॉइस वैल्यू। नहीं मिलेगा। देखो सिंपल सी बात समझो, ये एक मशीनरी है, क्लियर। ये मशीनरी 10 लाख रुपए की है, इस पर आपने 2 लाख रुपए का GST और पे करा, तो आपको ये 12 लाख में पड़ी, राइट। अब 12 लाख में से 2 लाख रुपए का तो GST है, उसका तो आप ITC क्लेम कर लोगे,
ठीक है, बेनिफिट आप ले लोगे ना, आपको टैक्स घटाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन जब आप इसको कैपिटलाइज करोगे अपनी बुक्स में, तो वो कैपिटलाइजेशन 12 लाख से नहीं होगा, वो होगा 10 लाख से। वो होगा कितना? 10 लाख। 2 लाख रुपए का बेनिफिट तो आप ले रहे हो ना, अब 12 लाख का लिख के उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करोगे? नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपने कोई एसेट खरीदी, इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस में लिखा हुआ है 10 लाख प्लस 2 लाख का जीएसटी, और टोटल इनवॉइस वैल्यू को आपने कैपिटलाइज कर लिया डेप्रिसिएशन क्लेम करने के पर्पज से, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहां पर वही हो रहा है, यहां पर वही हो रहा है, यहां पे फेल हो रहा है। ये वाला मैं सेक्शन आपको बता देता हूं, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर ये पॉइंट आपका आएगा, डेप्रिसिएशन वाला, याद रखिएगा। किसका? डेप्रिसिएशन वाला। क्या कहते? इफ फुल इनवॉइस वैल्यू, ध्यान नोट कर लीजिए इसको, इफ फुल इनवॉइस वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज कैपिटलाइज्ड फॉर डेप्रिसिएशन, नो आईटीसी विल बी अलाउड, नो आईटीसी विल बी अलाउड, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और लॉजिक है इसके पीछे, जैसा मैंने आपको बताया। फाइनली इनपुट सर्विसेज 2,25,000 रुपए का, वन इनवॉइस डेटेड, तो अभी तक कितना? पहला ही मिला है, 21/20 on which GST payable was 50,000 has been received in October 20। ओहो, ये पुराने वाला रूल आ गया भाई हमारा। वो डेट था ना कि कब तक क्लेम कर सकते हैं, व्हाट इज द लास्ट डेट, तो ये जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, ये वाली आ गई। ठीक है, ये वाला प्रोविजन हमारा आ गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो 20/1/20 ऑन विच जीएसटी, पुराना मसला, 50,000 रुपए का अब रिसीव हुआ है अक्टूबर में, तो ठीक है, अब मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है, तो सीधी सी बात है एनुअल, एक सेकेंड, फाइल, ओहो, यहां पे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी, नहीं मिलेगा भैया, इसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में रिसीव हुआ है, लेकिन इस भैया ने यहां पर, ये देखेंगे, यहां पर 15 सितंबर 20 को अपनी एनुअल रिटर्न जो थी वो फाइल कर दी थी 20-21 की, तो अब कहां से मिल जाएगा? सीधी सी बात है, 20-21 नहीं, मतलब इसको आप बोलोगे अपना हाँ 2021, राइट, ठीक तो है, अक्टूबर 20, नहीं सॉरी, इसको करेक्ट करो, 19-20 पिछले साल की एनुअल रिटर्न तो भी जाएगी ना, 19-20 की जो रिटर्न है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, तो अब आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 90,000 आया। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये थोड़ा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। यस, अभी हमने डिस्कस करा इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट। मेसर्स सी लिमिटेड चेन्नई प्रोक्योर्ड गुड्स 10,000 रुपए के 100 किलो, दीज गुड्स दिल्ली से इनको आएंगे वगैरह वगैरह, जीएसटी का रेट ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपकी 3 इंस्टॉलमेंट में गुड्स आए, 10 तारीख को इतना, 2 तारीख को इतना, 3 तारीख को इतना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेसर्स सी लिमिटेड कैन अवेल द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट, क्या ये अवेल कर सकते हैं 15 नवंबर और 20 नवंबर का? तो ऑब्वियसली नहीं। क्लियर? कब मिलेगा? यस, जो लास्ट डेट है आपकी जनवरी, तो जनवरी मंथ में ये आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, मतलब फरवरी में इसकी रिटर्न जाएंगी तब ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, आंसर शायद नीचे है इन दोनों के, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज गुड्स वैल्यू ₹6 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9%। ठीक है, अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस, ये भी इनवॉइस भी आपका इस डेट पर हमारा आ जाता है। ठीक है भैया, द कंपनी मेड पेमेंट टू द सप्लायर ऑन द सेम डेट, से पेमेंट भी हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। Since there was a doubt regarding the admissibility of tax credit on such input, the company did not take the ITC at the time of receipt of input। कुछ दिक्कत थी भाई, जो प्रोडक्ट हमने बेचा है, जिसका हम ITC, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसका ITC हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, हर चीज का क्रेडिट नहीं मिलता, कुछ भी खरीद के ले आओ क्रेडिट नहीं मिलता। ब्लॉक्ड क्रेडिट अभी पढ़ेंगे, ये रहा ना, आ गया ब्लॉक्ड क्रेडिट। ठीक है, किन किन चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता उसके भी प्रोविजन है। ऐसे ही तो इनका झगड़ा हुआ कि इन्होंने सामान तो खरीद लिया लेकिन इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन्होंने क्लेम भी नहीं करा। राइट, फिर क्या हुआ कि 5/5/21 को ओपिनियन आया कि भाई आप क्रेडिट जो है ले सकते हो, तो क्या
वो ऐसा कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और बताया है साफ साफ कि इन्होंने एनुअल रिटर्न जो है अपने 2021 की वो इस डेट पर जमा करी है, 12/8/2021 को जमा करी है, ध्यान देंगे। अब स्टेटमेंट इसके लिख लेते हैं। आईटीसी ऑफ अ पर्टिकुलर month can be availed up to the earlier of point A date of AR, ठीक है, एनुअल रिटर्न, और B क्या है, डेट ऑफ मंथली रिटर्न ऑफ सितंबर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जो अगले साल का सितंबर आ रहा है उसके मंथली रिटर्न की डेट तक आप जमा कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये डेट है 12/8/21 और ऑटोमेटिकली ये कितनी है, 20 अक्टूबर 21। तो दोनों में से अर्लियर कौन है, तो ठीक है ना, 12/8 आ गई, जजमेंट आई है 5/5/21 को, जो क्लियर हुआ है, ओपिनियन हमें क्लियर हुआ है, तो ठीक है, आप इस डेट तक अपना क्रेडिट ले सकते हो। तो स्टेटमेंट आप ये लिखेंगे, सिंस ओपिनियन है, जजमेंट है, जो भी है, ठीक, ओपिनियन है, क्लैरिफिकेशन है, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन कहेगा, इज रिसीव्ड ऑन 5/5/21, सो ITC can be claimed up to yes 12/8/21, जो हमारी एनुअल रिटर्न की डेट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अर्लियर आ रही है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला पॉइंट भी हुआ, अगले पॉइंट पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है, अ रजिस्टर्ड सप्लायर टैक्सेबल गुड्स सप्लाईज गुड्स टू 2,44,000 रुपए का, ये फलाना टू मोहन लिमिटेड, ठीक है, मोहन लिमिटेड को दिया, अंडर द फॉरवर्ड चार्ज, ऑन फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मल सप्लाई जो होती है, एक रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे, वो आगे चैप्टर है हमारा, ऑन 15/8/2020 फॉर विच टैक्स इनवॉइस हैज आल्सो इशूड ऑन द सेम डेट, ठीक है जी। तो भाई यहां पर अगर हम देखें, टैक्स इनवॉइस इशू हो गया, द इनपुट वर रिसीव्ड बाय द मोहन ने रिसीव भी कर लिए गुड्स, मोहन लिमिटेड अवेल्ड द क्रेडिट, मोहन ने क्रेडिट भी अवेल्ड कर दिया, बट मोहन लिमिटेड डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टुवर्ड्स सच सप्लाई अलोंग विद टैक्स टू द सप्लायर। इज मोहन लिमिटेड एलिजिबल टू अवेल ITC on such supply? What are the consequences of such non-payment by मोहन लिमिटेड? ठीक है, यहां पे हमें प्रोविजन डिस्कस करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल। यहां पर जो भी हमारी पर्टिकुलर डेट है हम लिख लेते हैं, चलो उसको पहले, ठीक है, यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस है हमारी, कहां थी इनवॉइस वाली डेट, हाँ वो ये मतलब सेम ही थी, 15/8/21, ये हमारी डेट है, डेट ऑफ इनवॉइस, राइट। अब 180 दिन, कितने 180 दिन, पेमेंट मोहन लिमिटेड शुड मेड द पेमेंट within 180 days from the date of invoice, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर
180 दिन के अंदर सीधी सी बात है आपको पेमेंट करनी चाहिए, ये प्रोविजन था पहला। दूसरा, अगर नॉन पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं करी, इन केस ऑफ नॉन, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, इनके लिखेंगे सारा का सारा पॉइंट ये, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट आफ्टर 180 डेज, पहला पॉइंट, आईटीसी अवेल्ड इज टू बी एडेड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, इसमें आपका ये ऐड हो जाएगा। दूसरा मेन पॉइंट, ऑल्सो विद 18% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ availing credit, from the date of availing credit। ठीक है जी, वही 180 दिन वाला फंडा आएगा कि जो क्रेडिट आपने लिया था वो तो वापस से पे करना ही करना है, उसके ऊपर 18% का इंटरेस्ट भी आपको पे आउट करना पड़ेगा। क्लियर जी? हाँ जी, समझ आ गया नहीं आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लॉक क्रेडिट, विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास से कोई कंटेंट, कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा प्लीज, जो टॉपिक नहीं आया इन केस उसको पूछेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टेक केयर।